हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शान। ये 7th सेशन है 5 MCQ 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर। सो पहले हम बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन को डिटेल में देखेंगे, देन जाके हम इस MCQ को सॉल्व करेंगे। अगर हम बायो एक्यूमुलेशन के वर्ड को ब्रेक डाउन करें, राइट, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? गैदर और पाइल अप, एंड बायो का मतलब क्या है? लिविंग। दैट मीन्स बायो एक्यूमुलेशन मीन्स किसी भी लिविंग बींग्स में सब्सटेंस गैदर और एक्यूमुलेट होना, एंड ये सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज दैट हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है? इफ द रेट ऑफ इनटेक एक्सीड्स रेट ऑफ एक्सक्रीशन, रेट ऑफ इनटेक एक्सीड्स रेट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब किसी सब्सटेंस का इनटेक और एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है। ये कि फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या कर रहा है? किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसका एक्सक्रीशन उस रेट से नहीं हो रहा है जिस रेट से वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर सब्सटेंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेट होना। देन ये बायो एक्यूमुलेशन ऑकर्स इन ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ एक लेवल पर ही होता है, राइट। ये ट्रांसफ़र नहीं होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ये एक ऑर्गेनिज्म पर एक लेवल पर ही होता है। अब हम क्या देखेंगे? बायो मैग्निफिकेशन को हम देखेंगे। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ केमिकल्स फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। अगर केमिकल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे, एंड जब वो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होगा तब हायर ट्रॉफिक लेवल पर उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? हाई रहेगा। अब हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। ये एक पॉन्ड है, एंड इस पर क्या है? बहुत सारे स्मॉल फिशेस है, एंड यहाँ पर क्या है? वाटर कंटेन पॉल्यूटेंट्स हैं। ओके, तो स्मॉल फिश ने क्या किया? इस वाटर कंटेंट पॉल्यूटेंट्स को कंज्यूम किया। अब यहाँ पर 3 लार्ज फिश है। ओके, तो अब जब लार्ज फिश इन स्मॉल फिश को खाएंगे, जितना स्मॉल फिश में पॉल्यूटेंट्स था सब पॉल्यूटेंट्स इन लार्ज फिश में ट्रांसफ़र होंगे, एंड लार्ज फिश में क्या होगा? सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। फिर हम देखेंगे उसके जो ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, राइट। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? इन 3 लार्ज फिश को कंज्यूम किया। तो जितना लार्ज फिश में पॉल्यूटेंट होगा सब ट्रांसफ़र होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, एंड यहाँ पर सब्सटेंस और क्या पॉल्यूटेंट्स से कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा। सो हम क्या कह सकते हैं? ये जो प्रोसेस है, राइट, दिस प्रोसेस मैग्निफाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एज इट्स मूव अप द फूड चेन। जब ये एक ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से जब ये हायर ट्रॉफिक लेवल पर मूव करेगा तब क्या होगा? पॉल्यूटेंट्स की और सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड इसे हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। अब हम कुछ टर्म देख लेते हैं इसका। जैसे बायो एक्यूमुलेशन इज द process by which substances, typically toxins or pollutants, build up in living organisms over time। जैसे हमने कहा था क्या होगा? किसी एक ऑर्गेनिजम्स में जब सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कैसे होगा? जब एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा लेकिन एक्सक्रीट कम होगा। It occurs when organisms absorbs a substance at a rate faster than it can metabolize or excrete it। ये तो हमने डिस्कस किया। Bioaccumulation often start with the uptake of substances from the environment such as through ingestion। हमारे खाने से क्या है? हम pollutants और चीज़ें हम substance intake कर रहे हैं, inhalation, फिर skin absorption, and continues as the organism consumes food containing the accumulated substance। Okay, नाउ हम क्या देखेंगे? बायोमैग्निफिकेशन को हम एक बार उसका टर्म देख लेते हैं। इट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। जैसे लोअर ट्रॉफिक लेवल में जो स्मॉलर फिश थे, इनके पास क्या था? स्मॉल, बहुत कम अमाउंट पर क्या था? वाटर कंटेन पॉल्यूटेंट्स थे, लेकिन ये सब जब
हायर ट्रॉपिक लेवल पर मूव किया, तब ह्यूमन बींग्स में क्या था, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के सब्सटेंस थे। ओके, इन बायोमैग्निफिकेशन देयर इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वन लिंक इन फूड चेन टू अनदर। जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे तब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा पोल्यूटेंट्स का। अब क्या है, ये जो पोल्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल एक पोल्यूटेंट है राइट, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाएगा, फिर वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। उस पोल्यूटेंट्स के तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ना कि वो सर्वाइव करे राइट। ये इस ट्रॉफिक लेवल से उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर जब जाएगा राइट, तब वहाँ पर सर्वाइव कर सके इस प्रोसेस में। तब मतलब सर्वाइव करने के लिए उसको क्या चाहिए, इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर पोल्यूटेंट्स मस्ट बी व्हाट, लॉन्ग लिव्ड राइट। अगर शॉर्ट लिव्ड होगा तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ये लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, फिर मोबाइल होना चाहिए, मतलब इसे मूवमेंट करना होगा। अगर मोबाइल नहीं होगा तो ये एक प्लेस पर ही रह जाएगा एंड इज़ अनलाइकली टू बी टेकन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर क्या है, सोल्यूबल इन फैट्स। अगर ये वाटर सोल्यूबल होगा तो ये एक्सक्रीट भी साथ में हो जाएगा, लेकिन अगर ये फैट सोल्यूबल है तो इसका रिटेंशन पीरियड भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ये बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सी यहाँ पर कुछ क्या है, ये है डीडीटी, ये एक पेस्टिसाइड से जो मस्क्विटो मारने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये इंसेक्ट से ये क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं राइट। फिर ये स्मॉल फिश क्या करता है, इस ज़ूप्लैंक्टन को क्या करता है, कंज्यूम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। फिर लार्ज फिश क्या कर रहा है, इन स्मॉल फिशेस को कंज्यूम कर रहा है, सी लार्ज फिश। ओके, एंड फिर फिश ईटिंग बर्ड्स क्या कर रहा है, इन लार्ज फिश को, जो ये ईगल जो है राइट, ये फिश को कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, कितने अमाउंट के था सब्सटेंस, एंड आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब हम लोअर से अपर जाएंगे तब सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एंड इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज pollutant must be biologically active. Yes, it's the correct statement. Pollutant must be soluble in fats. Even it's a correct statement. Pollutant is short-lived. No, it's a wrong statement. Pollution long-lived होना होगा, तब ही जाकर ये काम करेगा। How many of the statement given above are correct? Option B, only 2 is the correct statement. Now let's move to next question. Consider the following statements regarding ecotone. सो पहले हम इकोटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, देन जाके हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सी, अब इकोटोन क्या है? इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। सी, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम राइट, एंड यहाँ पर है क्या, डिजर्ट। एंड ये जो रीजन है राइट, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन। यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा एंड डिजर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा, एंड इस ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ग्रासलैंड। ओके राइट, एंड इसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ओके, इस जोन में क्या होगा, डिजर्ट के कुछ स्पीशीज यहाँ पर पाए जाएंगे, फॉरेस्ट के कुछ स्पीशीज यहाँ पर पाए जाएंगे, एंड इस रीजन के स्पेशलाइज्ड और यूनिक स्पीशीज कुछ यहाँ पर पाए जाएंगे। ओके, एंड इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पाए जाते हैं एंड डिजर्ट के भी कुछ पाए जाते हैं, एंड इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन कहते हैं राइट। सी, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर दोनों इकोसिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस बहुत ज़्यादा है राइट। इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस बहुत ज़्यादा है। एंड और एक चीज़, वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स। अगर एक इकोटोन है राइट एंड ये वेल डेवलप्ड है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा है कि ये कोई कहीं और नहीं मिलता राइट, सिर्फ यहाँ पर ही मिलेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इकोटोन को यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली हम डिस्कस करेंगे। सी, ये रहा लैंड इकोसिस्टम्स एंड ये रहा एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। सी, लैंड इकोसिस्टम्स यहाँ पर एंड हो रहा है एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशनल जोन है। एंड ये जो ट्रांजिशनल जोन है, राइट, एंड ये जो इकोसिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम्स प्लस एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सी, इकोटोन इज ए जोन ऑफ टेंशन। यस, हमने कहा था, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्योंकि दोनों जो इकोसिस्टम्स है फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मिलते हैं। ए वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स इस इकोटोन रीजन में पाए जाते हैं जो बाकी रीजन में नहीं पाए जाते हैं। फिर ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन सी, ओनली 3 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ let's move to next question. Consider the following statement regarding population interactions. हम पहले population interaction को एक बार डिस्कस करेंगे, देन हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, इस MCQ को सॉल्व करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शंस होते हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस और बायोटिक इंटरेक्शंस हम कहते हैं। ऐसे तो नहीं कि ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी के भी ऊपर डिपेंड रहता है थ्रू इंटरेक्शन। ओके, सी, ये जो इंटरेक्शन है, राइट, ये इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब इस इंटरेक्शन से किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म हार्म हो रहा है एंड तीसरा ऑर्गेनिजम्स को निदर बेनिफिट नॉर हार्म हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स के पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे एंड देन हम इस MCQ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो है ये क्या है, म्यूचुअलिज्म्स। यहाँ पर क्या है, दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट हो रहा है, बोथ स्पेशीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेक्शन। अगर हम एक एग्जांपल देखें, फ्लावर डिपेंड ऑन बीज टू पोलिनेट एंड द बीज यूज द फ्लावर नेक्टर। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पोलिनेशन के लिए फ्लावर डिपेंड है बी के ऊपर एंड बी नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्या, कॉमेंसलिज्म्स। यहाँ पर क्या है, वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड वन अनअफेक्टेड। ओके, फिर क्या है, न्यूट्रलिज्म्स। यहाँ पर पॉपुलेशन डू नॉट अफेक्ट वन अनदर, कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। देन क्या है, एमेंशलिज्म्स। एमेंशलिज्म्स में क्या है, एक को निदर बेनिफिट हो रहा है नॉर इफेक्ट हो रहा है एंड दूसरे का क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। वन स्पीशीज इज अनअफेक्टेड एंड वन इज डिसएडवांटेज्ड। ओके, यहाँ पर एग्जांपल है, एक टॉल ट्री है एंड एक है शॉर्ट ट्री। ये टॉल ट्री का जो शेड पड़ रहा है ये स्मॉल ट्री पर, इसका क्या हो रहा है, इस शेड के कारण इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है एंड देयरफॉर इसका ग्रोथ कम हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल ट्री क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है एंड टॉल ट्री नीदर अफेक्टेड नॉर बेनिफिटेड। फिर क्या है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। सी, प्रीडेशन ऑकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर फॉर एनर्जी। वन क्या करता है, दूसरे को किल करता है एनर्जी के लिए, जैसे लायन ईटिंग अ डियर। फिर है पैरासिटिज्म्स। यहाँ पर क्या है, इट ऑकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड हार्म्स द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, राइट। खुद के बेनिफिट के लिए होस्ट को हार्म करता है लेकिन किल नहीं करता है इंस्टेंटली, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मस्क्विटो बाइटिंग ह्यूमन फॉर देयर ब्लड। फिर क्या है, कॉम्पिटिशन। ईच स्पीशीज अफेक्टेड नेगेटिवली। दोनों स्पीशीज क्या होता है, नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं कॉम्पिटिशन के कारण। अब हम क्या करेंगे, उस MCQ को हम सॉल्व करेंगे। इन एमेंशलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड व्हेयरएज द अदर इज अनअफेक्टेड। यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने कहा था, टॉल ट्री एंड स्मॉल प्लांट जो है, द इंटरेक्शंस व्हेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म्स। इवन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन सी, both 1 and 2. Now let's move to next question.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शंघाई। तो पहले हम शंघाई के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सी, ये क्या है? मणिपुर का स्टेट एनिमल है एंड इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है एंड ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। सी, इट्स नेचुरल हैबिटेट इज द फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड ऑफ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, राइट। एंड ये क्या है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो आप मुझे कमेंट पर ये बताइए कि ये कौन सी लेक पर ये फ्लोट कर रहा है, ये नेशनल पार्क। ओके, एंड ये जो शंघाई है इसका प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है? शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इट इज़ ए यूनिक एनिमल फाउंड ओनली इन मणिपुर इन द होल वर्ल्ड। यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इवन ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pollutants are measured under National Ambient Air Quality Standard? Ambient Air Quality Standard. Okay, see, it was instituted by Central Pollution Control Board. Q, to ensure consistent air quality standard across the country. अब ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे हम पढ़ेंगे। सी, ये 12 पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करता है। फर्स्ट जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो 8 पॉल्यूटेंट्स है वो है N+ एक्स्ट्रा और 4 पॉल्यूटेंट्स है। जैसे कौन कौन है? PM10, PM2.5, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, फिर क्या है? O3, एमोनिया एंड लेड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है? और 4 है बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक एंड निकेल, राइट। ये है क्या? 12 पॉल्यूटेंट्स। इसको आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एमोनिया, यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। बेंजोपायरिन ये भी है, कार्बन मोनोक्साइड ये भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सो इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर करेक्ट? ऑप्शन बी ओनली 3 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक यू।